हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ, और जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कवर कर रहा हूँ वो नीट और जेई मेंस कवर कर रहा हूँ। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो रॉकेट वाले क्वेश्चंस करा दीजिए। तो बेटा वो लीनियर मोमेंटम में कराएंगे रॉकेट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वो वहीं पर समझ में भी आते हैं, उसकी कोई चिंता ना करें। तो आज मैं आप लोगों को अभी तक कंस्टेंट मोशन पढ़ा रहा था, तो कंस्टेंट मोशन का आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ था जिसको कहते हैं नॉर्मल कंस्टेंट। तो बिना कोई टाइम किल किए हुए, अब मैं कोई कहानी नहीं बता रहा इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये होता है, अब आप समझेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 14 नॉर्मल कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्लियर है? अब जरा समझो इसको। देखिए, जैसे धागे वाले केस में हमने आपको ये बताया था, अगर ये स्ट्रिंग होती थी, ठीक है, स्ट्रिंग जब होती थी तो ये यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, अगर किसी भी वेलोसिटी से जा रहा है v1 से, और ये किसी भी वेलोसिटी v2 से जा रहा है, अगर यहाँ पे ये एंगल θ2 है, यहाँ पे ये एंगल θ1 है, तो अलोंग द, ये धागा को, ये जो स्ट्रिंग होती थी, स्ट्रिंग इज ऑलवेज टाइट, इसको हमेशा टाइट रहना था। तो टाइट रहने के लिए अलोंग द स्ट्रिंग दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट आएगा v2 cos θ2, इसका कोई यूज नहीं आता है, v2 sin θ2। यहाँ पर ये कंपोनेंट आएगा v1 cos θ1, ये आ जाएगा v1 sin θ1। तो अलोंग द स्ट्रिंग, along द स्ट्रिंग, ठीक, मोशन के पैरामीटर ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अलोंग द स्ट्रिंग पैरामीटर्स ऑफ मोशन आर सेम, पैरामीटर्स ऑफ मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। कनेक्टेड का मतलब जैसे एक ब्लॉक यहाँ लटका हुआ है, ये ए, यहाँ पर ये बी है, तो दोनों के मोशन के पैरामीटर में कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये सेम होने चाहिए। तो पैरामीटर्स ऑफ मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी सेम। क्लियर है? ये हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, इसी पर आधारित हमने आपको बहुत सारा स्ट्रिंग कंस्टेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर किए और खूब सारे क्वेश्चंस कराए। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल कंस्टेंट। तो नॉर्मल कंस्टेंट में क्या खास बात है? अब देखिए, इन नॉर्मल कंस्टेंट ऑफ रिजिड बॉडीज, देखिए जरा ध्यान से देखिए, रिजिड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो शेप चेंज नहीं होती, जैसे एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब मान लीजिए ये यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे दो खास बातें होंगी। कंस्टेंट का मतलब कंडीशन। तो अगर ए और बी के मोशन के पैरामीटर्स में कोई रिलेशनशिप है, तो अलोंग द नॉर्मल, देखिए अलोंग द नॉर्मल ना तो ये प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही ये एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये इनसे कांटेक्ट खत्म कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अलोंग द नॉर्मल मोशन के पैरामीटर्स दोनों अब की बार कनेक्टेड नहीं, जो बॉडी आपस में क्या कर रही है? टच कर रही है। ठीक है, तो देखेंगे, तो इन नॉर्मल कंस्टेंट ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट्स पैरामीटर्स ऑफ मोशन
पैरामीटर्स ऑफ मोशन ऑफ, कौन से, ऑफ ऑब्जेक्ट्स टचिंग, या ऐसे कह सकते हो ऑफ टचिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑफ टचिंग ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी सेम। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, मस्ट बी सेम। तो अलोंग द नॉर्मल हर हालत में मोशन के पैरामीटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक एग्जांपल से आपको मैं ये बात समझाता हूं, जरा देखो। जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई भी बॉडी है और ये बॉडी इसको टच कर रही है या इस पॉइंट पर टच कर रही है, किसी भी शेप की है। अब मान लीजिए यहां पे ये नॉर्मल लाइन हो गई, ये नॉर्मल ऐसे लगेगा, इसको नॉर्मल लाइन कह रहे हैं। यही लाइन डिफाइन करेगी नॉर्मल कांस्टेंट। प्लीज यार, अब मान लीजिए इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास, मान लो ये जो भी है, ये इधर जा रहा है V1 से, ठीक है, और ये इधर जा रहा है V2 से, ठीक। ये एंगल मान लीजिए यहाँ पे θ1, यहाँ पे ये θ2। तो जैसे वहाँ पर स्ट्रिंग को लेते थे, अब यहाँ पे लेंगे नॉर्मल वाली लाइन को। तो आप नॉर्मल लाइन को देखेंगे, नॉर्मल लाइन को देखिए, ये नॉर्मल लाइन है। जैसे बताऊँ वैसे सीखना, मजा आ जाएगा आपको, कभी एक शब्द कठिन नहीं लगेगा। नॉर्मल लाइन। अब क्या करो, ये बॉडी ए है, ये इसका सेंटर ऑफ मास ले लो, ये इसका सेंटर ऑफ मास ले लो। अब ये तो पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन में भले ही एक पॉइंट की वेलोसिटी दिखा दो, पर हर पॉइंट की वेलोसिटी वही होती है जो एक पॉइंट की होती है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन है, तो यहाँ पे एक बॉडी ये बना दो, एक बॉडी ये बना दो। ये बॉडी ए है और इसको मैं बी कह रहा हूँ, तो इसको मैं ए कह रहा हूँ और इसको मैं बी कह रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी मोशन का पैरामीटर वो दिखा दो। तो इसके पास V2 इधर है और यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, θ2। ये यहाँ से V1 है, यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, θ1। ये बहुत अच्छा है। अलोंग द नॉर्मल ये बात बता चुके हैं, न तो ये अंदर जा सकते हैं क्योंकि बॉडी रिजिड है, और ना ही ये एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही छोड़ेंगे या कांटेक्ट खत्म होगा तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। दोनों ही बातें, रिजिड बॉडी होने से अंदर नहीं जा सकते अलोंग द नॉर्मल, और अगर वो एक दूसरे को का कांटेक्ट खत्म कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो अलोंग द नॉर्मल दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी आएगी, ये आएगी इस डायरेक्शन में V2 cos θ2, इससे कोई लेना देना नहीं, V2 sin θ2, आराम से क्लियर होगा। इसकी वेलोसिटी जो आ जाएगी V1 cos θ1 और ये आ जाएगा V1 sin θ1। तो अलोंग द नॉर्मल दोनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताइए, V2 cos θ2 बराबर V1 cos θ1। दिस इज द नॉर्मल, या ये कहिए ये कंडीशन फ्रॉम द नॉर्मल कांस्टेंट। उतार लीजिए, अभी जरा डिटेल पढ़ाता हूँ, अभी डिटेल बताता हूँ आपको, अभी डिटेल बताते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने अपनी बात को रख दिया तुम लोगों के सामने, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इससे, ठीक है। हटा दें, देखिए अब देखिए, अब क्वेश्चंस को करेंगे, इतना ही है कंसेप्ट, तो इतना ही है, ठीक है। बाद बाकी देखिए क्वेश्चन से बहुत चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, हर बच्चा पूछता है, हर किताब में दिया रहता है। मान ली एंगल थीटा है और यहाँ पे नॉर्मल है, सॉरी रॉड है, ठीक है। इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। अब देखिए ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है जो भी मान लो। अब देखिए इसकी ये कंस्टेंट टू मूव, या इसको लिख सकते हैं स्मॉल m, ये क्या है, कंस्टेंट टू मूव ओनली अलोंग वर्टिकल। ये केवल वर्टिकल में मूव कर सकता है और ये केवल हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता है। कैपिटल M क्या है, कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये केवल हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता है। लेकिन एक बात बताइए,
तो ये वर्टिकल में मूव किया तो मान लो एक्सीलरेशन वेलोसिटी जिसमें भी रिलेशन चाहिए, मान लो ये A1 से नीचे भाग रहा है और ये A2 से इधर भाग रहा है। अगर मैं कैपिटल M को पकड़ लेता हूं तो 100% ये भी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों के एक्सीलरेशन में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तो वही रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करनी है। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो बताइए A1 A2 में जो रिलेशनशिप जनरेट होगी इस समय, वो धागे के कांस्टेंट की वजह से होगी कि नॉर्मल कांस्टेंट की वजह से होगी? 100% नॉर्मल कांस्टेंट से होगी। और नॉर्मल आपको पता है हमेशा अलोंग सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये हो जाएगा नॉर्मल लाइन। तो ये लाइन डिसाइड करेगी मेरे नॉर्मल कांस्टेंट को। इतना उतार लीजिए, वहीं पर जगह खाली करके समझाऊंगा, ठीक है? इतना उतार लीजिए, हटा दूं? देखिए, अब देखिए, अब मैंने आपको बताया सबसे पहले नॉर्मल लाइन बनाया करो। अच्छा, एंगल आप यहीं पे विजुलाइज कर लो। एंगल देखिए क्या होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप नॉर्मल लाइन बनाओ, जैसे बता रहे हैं वैसे। इस लाइन को उठा लें हम यहाँ पे, ठीक है? नॉर्मल लाइन, प्लीज जो बता रहे हैं वो सीखो। ये नॉर्मल लाइन बनाई। अब मैंने कहा कि नॉर्मल लाइन पर ये जैसे बॉडी है A1 से आ रही है, तो ये एक पॉइंट इसका ले लो और एक पॉइंट इसका ले लो, ये पॉइंट जो होगा। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन में तो बॉडी के सारे पॉइंट एक ही वेलोसिटी, एक ही डिस्प्लेसमेंट, एक ही एक्सीलरेशन से चलते हैं। तो एक पॉइंट बनाया करो, केवल ये पॉइंट, जैसे ये जो ये P और यहाँ पे Q मान लो, तो P पॉइंट आप यहाँ पे बना दीजिए और Q आप यहाँ पे बना दीजिए, कुछ है ही नहीं। तो ये A1 से नीचे आ रहा है तो इसको इसी डायरेक्शन में दिखाइए A1, और ये A2 से देखिए, ये A2 से इधर जाएगा, ये A2 से, तो ये A2 से इधर दिखा दीजिए। कितना आसान है बताइए। अब एंगल देखिए, जो नॉर्मल लाइन है, ये जो लाइन है ये बताइए, यहाँ से देखिए ये लाइन वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है बताइए? थीटा नॉर्मल से। तो ये लाइन ये वर्टिकल से थीटा। इसको देखिए जरा, ये एंगल कितना आएगा जरा, इसको यहीं पे देख सकते हो आप, यहीं पे देख लो, ठीक है? ऐसे देख लो भाई, ऐसे देख लो, ये देखिए, ये तो ये नॉर्मल लाइन थी। देखो ये वर्टिकल लाइन, ये नॉर्मल लाइन, तो नॉर्मल लाइन यहाँ से थीटा बना रही है, तो ये बनाएगी 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे बनेगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? अब हमको अलोंग द नॉर्मल कंपोनेंट को क्या करना होगा? इक्वेट करना होगा, क्योंकि इसके अलोंग बॉडी हमेशा जब भी चलेंगी एक दूसरे के कांटेक्ट में ही बनी रहेंगी, ठीक है? तो ये कंपोनेंट हमको चाहिए होता है, तो इधर कंपोनेंट आएगा A1 कॉस थीटा, इसका ये कंपोनेंट आएगा A2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा A2 साइन थीटा। और अब दोनों को क्या करा दो? इक्वेट करा दो। तो क्या आ जाएगा बताइए? A1 कॉस थीटा बराबर A2 साइन थीटा। तो यहाँ से A1 इक्वल टू आ जाता है A2 टेन थीटा। एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। A1 इक्वल टू A2 टेन थीटा। याद नहीं करना है, मौके पे ही निकालना है। याद नहीं करना है, मौके पे ही निकालना है। जैसे देखिए, क्लियर? और क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे दो बॉडी हैं, ये कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m मान लो, ठीक? ये एंगल मान लीजिए कितना ले लें बताओ? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 37 ले लेते हैं। चलो मान ली इधर ये मूव, कैपिटल M इधर मूव करेगा, तो मान लो ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो आपको स्मॉल m का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सर ये टिल्ट कर जाएगा, नहीं, केवल वर्टिकल में ही मूव करेगा, ऐसा ही मानना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन में लिख देगा, नहीं लिखेगा तब भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, और एग्जाम में आ जाए तो वर्टिकल ही मोशन मानेंगे केवल, क्योंकि हम जितनी भी बात कर रहे हैं
केवल अभी भी ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशनल मोशन के अकॉर्डिंग केवल वर्टिकल में मूव करेगा और हर पॉइंट मूव करेगा, हर पॉइंट, ठीक है, ये सभी पॉइंट। तो मान लो ए बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए कुछ लोग ट्राई कर लीजिए इसको। बाद बाकी देखिए नॉर्मल कांस्टेंट होगी वो लाइन, ये होगी, ये हो जाएगी नॉर्मल लाइन। बस इस लाइन जो बता रहे हैं वो समझते चलो। एंगल पहले विजुलाइज कर लिया करो। देखो जरा एंगल देखिए 37, तो ये आएगा 37, ठीक। तो ये 37, तो ये आएगा 37। अगर हॉरिजॉन्टल से भी एंगल चाहिए होंगे तो 37 तो ये आ जाएगा 53, इसको भी लिख लो, ये भी आ जाएगा 53, लिख लो ज़रूरत पड़ने पर। अब सबसे पहले दोनों बॉडीज़ को नॉर्मल लाइन पर ले आओ। तो ये नॉर्मल लाइन ये रही, ये लाइन उठा लाया मैं यहाँ पर, ये। अब दोनों बॉडीज़ को आप यहाँ बना दीजिए, क्योंकि जैसे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट भी कितने से जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जाएगा। इस बॉडी का ये पॉइंट भी नीचे कितने से आएगा बताइए, ए से ही आएगा। तो दोनों लेट, इसको आप पी मान लो, इसको आप क्यू मान लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो लेट आप पी ले लिया, ये पी ए ले लिया, ये ए से इधर जा रहा है, और ये क्यू पॉइंट है जो ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, देखिए कितने से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो क्या तरीका होगा, अलोंग द नॉर्मल दोनों के कंपोनेंट को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, तभी तो कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा या बॉडी प्रेस कर जाएगी। अगर ये रिलेशनशिप नहीं लिखी तो रिजिड बॉडी है तो ना ही उसको प्रेस होना है और ना ही कांटेक्ट छूटना है, दोनों बात होनी नहीं है। एंगल देख लो, एंगल देखो यहाँ बना दो, ये 10 है तो ये 10 से जा रहा होगा, तो इस लाइन से नॉर्मल लाइन से 53 बना रहा है, तो ये एंगल आप 53 लिख दो। इसको देखो, देखिए ये इस लाइन से देखो, ये वर्टिकल में आएगा तो ये एंगल 37 बना रहा है वर्टिकल से, तो ये आप 37 लिख दो। अब अलोंग द नॉर्मल बताइए, इसका कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 53, ये क्लियर। और इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा a cos 37, और दोनों कंपोनेंट को बराबर कर दो। इन कंपोनेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो बताइए कंपोनेंट क्या आएगा, 10 cos 53 बराबर a cos 37, तो ये आ जाएगा 10 cos 53 जमाने से 3/5 होता है, cos 37 होता है 4/5, 5 से 5 मर जाता है, तो a बराबर आ जाता है 30/4 इक्वल टू 15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम आसान, एकदम आसान, देख लो, एकदम आसान। पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन ही कराते हैं न्यूमेरिकल डाटा का आपको। ठीक है, ये 2 ब्लॉक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 ले लिया आसान करने के लिए। ये मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा देते हैं, मान लीजिए F इक्वल टू 200 न्यूटन। आपको दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने हैं, बहुत बेहतरीन सवाल हो जाएगा। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलिए आराम से ट्राई करो, पूरा सवाल करते हैं, ठीक है, पूरा सवाल करते हैं आराम से। देखिए अब देखिए स्मूथ सरफेस है, अभी कोई फ्रिक्शन की बात ही नहीं होगी कहीं। लेट ये ब्लॉक इधर भागा A1 से और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ भागेगा A2 से, क्योंकि वर्टिकल में मूव करने के लिए ही फ्री है और तो कहीं मूव कर नहीं सकता, और ये केवल हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता है और ये केवल वर्टिकल में मूव कर सकता है। ये यहाँ पर हो जाएगी नॉर्मल लाइन, ये हो जाएगी नॉर्मल लाइन।
अब देखिए ये जो एंगल होगा पहले ही देख लीजिए, ये 37, ठीक, तो ये आ जाएगा 37, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से अगर चाहिए तो हॉरिजॉन्टल से 37 ये, तो ये आ जाएगा 37, ये आएगा, तो ये आ जाएगा 53। चलिए अब ज़रा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले 10 kg ब्लॉक को ले लेते हैं, 10 kg। तो 10 kg का जब एबीडी बनाओगे तो ये वाला एबीडी बना लो डायरेक्ट, ठीक। ये इधर भाग रहा है किससे, A1 से। अब देखेंगे सारे फोर्सेस। तो देखिए वर्टिकल में मान लो यहाँ से लगा N1 ग्राउंड से, तो ग्राउंड से N1 लगा दीजिए। आप ये आराम आराम से देखते रहना, ठीक। ग्रेविटी नीचे लगा होगा कितना, 10 kg है तो 10G नीचे लगा। अब देखें ना, इसने इसको प्रेस किया होगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसके फ्री बॉडी डायग्राम आएगा जो वर्टिकल से 37 पर है। तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आएगा वर्टिकल से 37 पर। और इसके अलावा एक एक्सटर्नल फोर्स 200 न्यूटन का यहाँ लगा दिया, तो ये 200 न्यूटन, और तो कोई इसके अलावा फोर्स है ही नहीं। अब देखिए यार वर्टिकल में कोई लेना देना है नहीं, तो वर्टिकल में कभी भी इक्वेशन लिखो या ना लिखो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल में तो मोशन है ही नहीं, वर्टिकल में फोर्स केवल बैलेंस रहेंगे। तो इक्वेशन मने तो लिख दो, नहीं मैं तो पसंद नहीं करता, तो केवल हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ। तो पहली इक्वेशन जो आ जाएगी, पहली इक्वेशन देखिए हॉरिजॉन्टल में 200 इधर है, माइनस इधर कितना लगेगा बताइए, n sin 37 एंड दिस इज इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा, 10A1। क्लियर, ये आ जाएगा, ठीक है, इतना लिख लीजिए। अगर वर्टिकल में लिखनी भी है तो वर्टिकल में आ जाएगी फोर्स बैलेंस होगा, क्योंकि वर्टिकल में कोई भी इफेक्ट है नहीं। तो क्या आ जाएगा बताइए, N1 इक्वल टू आ जाएगा 10G प्लस, और N का कंपोनेंट आएगा N cos 37, इतना आ जाएगा। अब आप पॉज करके 5 kg का भी एबीडी बना लो। यहाँ पे सभी लोग नॉर्मल रिएक्शन कितना ले लेना, N2 ले लेना, ठीक है, N2 ले लेना, सभी लोग नॉर्मल रिएक्शन N2 ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा उधर बनाए, चलिए ये देखिए, इसको तो हटा दूँ, इसी जगह बना दूंगा, इस इक्वेशन को हटा देता हूँ, ठीक है, ज़रूरत है नहीं इसकी, लिख दी है मैंने, क्योंकि उसके लिए इक्वेशन लिख लूँगा। तो अब आ जाइए 5 kg पर, तो ये एबीडी इसके लिए, ये ऊपर भाग रहा कितने से, A2 से। अब देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 37, तो ये 37 आएगा, तो वर्टिकल से 37 पे लगा, तो वर्टिकल से 37 पे N, वर्टिकल से 37 पर ये 5G नीचे लगेगा, तो 5G मैंने नीचे लगा दिया, ठीक। और देखिए इससे नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन N2 लगा दिया। अच्छा ये भी केवल वर्टिकल में मूव कर रहा है, तो आप वर्टिकल में इक्वेशन लिख लो केवल। तो सेकंड इक्वेशन मैंने इसलिए जगह बनाई थी, बताइए क्या आएगा, n cos ऑफ 37, n cos 37 ऊपर की तरफ, माइनस क्या आ जाएगा बताइए, 5G, एंड दिस इज इक्वल टू 5A2, ठीक है। अगर वो ये N2 पूछता, ये N1 पूछता, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब में बनाते, और अभी केवल A1 A2 फाइंड आउट करने हैं मुझे, इसी पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसी पर फोकस कर रहा हूँ, वो सब भी निकलवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब आपको नॉर्मल कांस्टेंट की इक्वेशन और लिखनी है, तो देखो इसी जगह को हटा के लिख देता हूँ, अब आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो नॉर्मल कांस्टेंट, क्योंकि देखिए अभी बिना नॉर्मल कांस्टेंट के A1 A2 का रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। नॉर्मल कांस्टेंट, तो जो मैंने सिखाया है आपको, क्या सिखाया है, सबसे पहले नॉर्मल वाली लाइन को बना लीजिए जो वर्टिकल से 37 के एंगल पर है। देखिए वर्टिकल ये है, ये पॉइंट और 2 पॉइंट बना दीजिए आप उस पर, ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये देखिए ये जा रहा, इसको इधर बनाइए, तो ये A2 से भाग रहा है ऊपर, और ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में ये A1 से। अब एंगल देख लीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो देखिए ये 53 था, तो ये 53 आ जाएगा, ठीक है। ये फिर कितना आ जाएगा बताइए, ये 37 आ जाएगा। तो देखो ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल में जो मूव करेगा वो इस नॉर्मल लाइन ये है, तो नॉर्मल लाइन से 53 का एंगल बनाएगा, नॉर्मल लाइन से 53 का एंगल बनाएगा। तो ध्यान रखना, नॉर्मल लाइन ये है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो 53 का एंगल ये आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जो वर्टिकल वाला है वो नॉर्मल लाइन से 37 बना रहा है, तो वर्टिकल से नॉर्मल लाइन से 37, अलोंग द नॉर्मल दोनों कंपोनेंट को क्या कर दो, सेम कर दो। तो इसका ये कंपोनेंट इधर कितना आएगा, यहीं पे लिखता हूँ थर्ड इक्वेशन,
ये कंपोनेंट आएगा A1 cos 37, तो आ जाएगा A1 cos 53 सॉरी इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा A2 cos 37, तो A2 cos 37 ये आ जाएगा। क्लियर है? अब तीनों इक्वेशन को आपको इनको सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशन को पॉज करके जरा सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करिए भाई। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये हटा दूँ, इस जगह पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसको लिख लीजिए जरा, ये है 200 माइनस, अब देखो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, n sin 37, sin 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 3n/5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 10A1। ये कितना आ जाएगा बताइए, इसको उल्टा कर लिख लो क्योंकि इसके नीचे n आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -50 प्लस ये आ जाएगा 4n/5 इक्वल टू, ये आ जाएगा 5A2। अब एक काम करो, नॉर्मल रिएक्शन को इसमें से गायब कर लो, तो नॉर्मल रिएक्शन को गायब करने के लिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना मैथमेटिक्स आता होगा सबको, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनेगा, और 3 से करोगे 12 बनेगा, और जोड़ दो दोनों को। जैसे ही जोड़ोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 800 माइनस ये आ जाएगा 150 इज इक्वल टू, वहाँ से आएगा 40A1 और प्लस 15A2। अब इस ये बन गया कितना, 650 इक्वल टू 40A1 प्लस 15A2, 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 130 इक्वल टू 8A1 प्लस 3A2। ठीक है, और एक इक्वेशन आपके पास ये है, इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पर, बताइए कितना आएगा, cos 53 कितना होता है बताइए, 3/5, तो ये आ जाएगा 3A1 बराबर 5 तो चला जाएगा क्योंकि cos 37 होगा 4/5, ये आ जाएगा 4A2। ठीक, क्लियर है? अब इनको हटा दें। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। एक काम करो, इस इक्वेशन में A1 की वैल्यू लिख दो, 130 इक्वल टू 8A1 प्लस ये आ जाएगा, A2 की वैल्यू लिखोगे तो A2 कितना आएगा बताइए, 3A1/4, तो ये आ जाता है 130 इक्वल टू 8A1 प्लस 9A1/4, तो 130 इक्वल टू ये आ जाएगा 8 चौक 32 और 9 41A1/4, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई मेरे और आपके हिसाब से, ये आ जाएगा 520 डिवाइडेड बाई 41, ये आ जाता है A1। तो A2 फिर कितना आ जाएगा बताइए, A2 बराबर आ जाएगा 3/4 इंटू A1 कितना है बताइए, 520 डिवाइडेड बाई 41, 4 से चला जाएगा, 4 1 4 4 1 13, तो A2 बराबर आ गया 390/41, ये A1 A2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आराम से पॉज करके ट्राई कर लीजिए सब लोग, मैंने आसानी से सॉल्व कर दिया इसको। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए आप इस पर, जैसे ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन होता है, इसको भी सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, हर बुक में दिया रहता है। अब आपको नॉर्मल कंस्टेंट के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं यार पर्टिकुलर थीटा लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। आपकी बुक्स में ज़्यादातर थीटा दिया रहता है, पर मैं यार इक्वेशन लेके कर रहा हूँ, सॉरी पर्टिकुलर थीटा लेके कर रहा हूँ। ठीक है, इसका ले लेते हैं 5 kg या 10 kg ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 10 kg, इसको ले लेते हैं 20 kg। ठीक है, आसान डाटा ले लिया है। ये एंगल 37, फिर से सभी सरफेस स्मूथ हैं, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए हम इसका मान लेते हैं A2 का एक्सीलरेशन, लेट हमने कहा ये A1 से भागा। इक्वेशंस लिखना शुरू करो। नॉर्मल लाइन जो होगी वो अलोंग द नॉर्मल ऐसे आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। एंगल जो वर्टिकल से होगा बताइए वो कितना होगा, ये 37, तो ये भी 37। ठीक, ये तो ये भी 37 आएगा। हॉरिजॉन्टल से देखोगे तो ये आ जाएगा 53, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे।
चलिए इक्वेशन से लिखना शुरू करते हैं। पहले हम 20, अच्छा वर्ड मान लो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो N1 लग रहा है, ठीक है, N1। ठीक, तो पहले मैं ज़रा 20 kg का FBD बनाता हूँ। 20 kg आराम से देखिए। अब 20 kg पर सारे फोर्सेज एक बार चलो दिखा देता हूँ, किसी को डाउट ना हो। तो देखिए ग्राउंड से N1 लगेगा, ये लगा N1, ठीक। ग्रेविटी ने इसको खींचा होगा नीचे की तरफ, ये लगा नीचे की तरफ 20G। इस ब्लॉक ने नॉर्मल रिएक्शन N लगा के प्रेस किया होगा, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन N। जो वर्टिकल से इसका एंगल आएगा देखिए 37। क्लियर है। अब इसका ये वाला FBD बना दीजिए, सेंटर ऑफ मास वाला। ये देखिए, तो ये लग गया N1 ऊपर, ये लग गया 20G नीचे, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है N, ये देखिए वर्टिकल से 37 पर आ रहा है, और इसका जो एक्सीलरेशन था वो हॉरिजॉन्टल में A1, ये आ जाएगा, सॉरी A2। ठीक। अब देखिए हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखने की आवश्यकता, वर्टिकल में इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्टिकल में तो फोर्सेस बैलेंस है। हाँ, अगर ये N1 वाला नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो हम वर्टिकल की इक्वेशन भी लिखते, लेकिन अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, जितना कम से कम में काम हो जाए उतना अच्छा है। तो पहली इक्वेशन जो हम यहाँ लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में लिखता हूँ, बताइए, तो ये आ जाएगा N sin 37 इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा, 28। क्लियर, ये आ जाएगा। अब जरा मैं इस वाली वर्टिकल रॉड को समझाना चाहता हूँ, ठीक है, वर्टिकल रॉड को समझाना चाहता हूँ, इतना देख लो। क्लियर, हटाएं, इसको यहाँ हटा रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन बचाऊंगा केवल। अब देखिए, अब हम रॉड को देखते हैं 10 kg वाले को। देखिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है बच्चों को इसमें। तो 10 kg वाली रॉड को समझाने के लिए मैं आपको पीछे वाले पेज पे जाके कुछ बेसिक फंडे बताता हूं। देखो, ये जो वर्टिकल रॉड होती है ये, अब इसमें देखो 3 डायग्राम बना रहे हैं हम, ठीक है। बहुत बेहतरीन पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसके बाद जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे 3 केस होंगे, जरा ध्यान से सुनिए। अब मैंने इसको यहाँ पे 2, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो बनाए जाते हैं, ये जो हिंज होती हैं या जो भी वॉल होती है, ये हेयर लाइन गैप रखा जाता है, हमेशा हेयर लाइन गैप, हमेशा हेयर लाइन गैप होता है, ध्यान रखना, मैंने बना भी दिया है, इसलिए हमेशा एक हेयर लाइन गैप होता है, प्लीज यार, हमेशा एक हेयर लाइन गैप होता है, हमेशा एक हेयर लाइन गैप होता है, ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये केवल वर्टिकल में मूव करे, वर्टिकल में कोई फोर्स लगाओ, F1 या F2 जो भी लगाओ, अब ये सारे फोर्सेज, प्राइमरी फोर्सेज जो भी हैं सब वर्टिकल में हैं, तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, क्यों, कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन हो चाहे यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन हो, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, समझ लो। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एक सेकेंडरी फोर्स है, वो तभी आएगा जब इसको कोई प्राइमरी लगने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए mg इधर लगे, ठीक है, यहाँ पर देखना, और ये रॉड मूव भी भले इधर करे किसी ए से, लेकिन अगर इधर से कोई प्राइमरी फोर्स ऐसे लग गया, कोई भी लग गया, एफ चाहे नॉर्मल रिएक्शन, तो अब ध्यान रखना, ये ध्यान से देखो, ये फोर्स ऐसे लगेगा, देखो यार, ये फोर्स ऐसे लगेगा, तो इसके देखिए 2 कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इसका एफ एक्स कंपोनेंट और एक आएगा एफ वाई कंपोनेंट। तो इस एफ एक्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा n, ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा n2। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अभी भी जीरो होगा, n1 इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन मान लो अगर इधर से प्रेस करता है इसी तरीके से इधर से, तो अब देखिए क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट एफ एक्स इधर आएगा, एक कंपोनेंट एफ वाई इधर आएगा। इसको आज ही समझ लो, बहुत काम आएगा तुम्हारे, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बनता है बच्चों के दिमाग में। तो अब देखिए ये इधर से प्रेस करेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान रखना, इस वाले सरफेस पर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, मतलब अब ये n1 आएगा और n2 जो यहाँ लग रहा होगा वो अभी भी इक्वल टू जीरो होगा। बहुत बढ़िया बात बताइए। तो इस रॉड के 2 वॉल्स के बीच में ये रॉड मूव करेगी, तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लग रहा है तो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन जीरो होंगे। अगर हॉरिजॉन्टल में अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा और इसको मूव वर्टिकल में ही करना है, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कांटेक्ट आ जाएगा और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो हो जाएगा और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन अभी भी जीरो बना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको मूव वर्टिकल में ही करना है इसको हर हालत में, ठीक है,
और अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया तो इसका ये कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा, और इस कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो होगा और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अभी भी जीरो होगा। इतना जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बताया मैंने आपको। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये वाली चीज यहाँ पर यूज हुई है सवाल में, इसलिए कह रहा हूं मैं, जब आप इसका एबीडी बनाओगे, देखिए ध्यान से देखना, इसका एबीडी बनाओगे, देखो बना दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे है, ऐसे, तो जो इसने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, देखो वो ये लगाया होगा, ये, इस पर ध्यान दे लो, और ये दो वॉल्स के बीच में मूव कर रही है, जो अभी बता रहे थे, दो वॉल्स के बीच में मूव कर रही है ये। तो बताइए ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा कोई N2, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अभी भी क्या होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट था, ठीक। बाद बाकी सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो देखो ये जब एबीडी बनाएंगे, ये वाला, ये बताना था आपको। तो नीचे कितने से मूव कर रहा है, A1 से। अब देखिए नीचे क्या लगेगा, एक तो 10G लगेगा, यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा वर्टिकल से 37 पे लगा, तो देखो ये वर्टिकल से 37, ये वर्टिकल से 37, और नॉर्मल रिएक्शन ये N2 आएगा, ये N2 आपको बताना था, ये N2 आएगा, ठीक है, ये N2 आएगा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, ये बात आपको बतानी थी। अब हॉरिजॉन्टल की तो इक्वेशन मत लिखो, बाद बाकी पूछता तो वो भी निकाला जाता, बाएं दाएं करके निकालेंगे भी, पर अभी हम केवल A1 A2 पर फोकस कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स बैलेंस है, इसलिए इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल वर्टिकल में इक्वेशन लिखो। तो वर्टिकल में जो इक्वेशन आएगी सेकंड, वो बताइए क्या आ जाएगी, 10G माइनस इसका कितना कंपोनेंट लगेगा बताइए, N cos 37 इक्वल टू बताइए क्या लगेगा, 10A1 लगेगा। और अब एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी A1 A2 का रिलेशन। इतना उतारिए पॉज करके, A1 A2 का रिलेशन, ठीक है। तो यार मैं यही लिखूंगा इसको, ठीक है, हटाता हूं इसको, A1 A2 का रिलेशन। देखिए रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, और वो निकलेगा नॉर्मल कांस्टेंट। तो नॉर्मल कांस्टेंट के लिए क्या बताया, सबसे पहले नॉर्मल लाइन, ये रही नॉर्मल लाइन, इस पे एक पॉइंट इसका लीजिए, एक पॉइंट इसका लीजिए, तो इसका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये नीचे मूव कर रहा है कितने से बताइए, A1 से, ये कितने से मूव कर रहा है बताइए, A2 से मूव कर रहा है। अब बताइए जो A1 से मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, तो नॉर्मल लाइन से एंगल कितना बनाएगा, 37, एंगल देख लिया अगर, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो इस नॉर्मल लाइन से 53 का एंगल बनाएगा, तो ये 53, और अलोंग द नॉर्मल दोनों के कंपोनेंट क्या कर दो, सेम कर दो, अलोंग द नॉर्मल दोनों कंपोनेंट सेम कर दो। तो थर्ड इक्वेशन जो आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी बताइए, A1 cos 37 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा A2 cos 53, A2 cos 53। तीनों इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तीनों को जरा पॉज करके ट्राई करो, सॉल्व करो सभी लोग। चलिए तीनों इक्वेशंस को मैं भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, इनको, ठीक है। तो इसी जगह मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए इसको लिखिए डायरेक्ट, ये आ जाएगा 3n/5 साइन 37 होता है 3/5 इक्वल टू 20A2, और इसको ज़रा ऐसे लिख दो फिर से, -4n/5 प्लस 100 इज इक्वल टू 10A1। अच्छा इस रिलेशन को यहाँ पे लिख दो ज़रा निकाल के, इस रिलेशन को ज़रूरत पड़ेगी। तो cos 37 होता है 4/5, तो यह आ जाएगा 4A1 इक्वल टू 3A2, ठीक है। अब देखिए इसमें से नॉर्मल रिएक्शन को गायब कर लो, तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो कितने का, 4 का, इसमें 3 का, और जोड़ दो तो ये बनेगा 12 और ये बनेगा 12, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब जोड़ोगे तो इधर तो कितना आएगा बताइए, 100 इज इक्वल टू, ये आएगा 80A2 बराबर 30A1, शून्य समय से मर जाएगा, तो यह आ जाएगा 10 बराबर 8A2, कहाँ 300, अच्छा यार ये 300 आएगा, ठीक है, एक मिनट,
तो ये आ जाएगा 300 बराबर 80A2 प्लस 30A1, शून्य समय से मर जाएगा, तो ये आएगा 30 बराबर 8A2 प्लस 3A1। A1 की वैल्यू यहाँ से रखो जरा, तो A1 आएगा 3A2/4। यहाँ सॉल्व कर दें इसको, तो ये आ जाएगा 30 इक्वल टू 8A2 प्लस 9A2/4, और ये आ जाएगा 30 इंटू 4 बराबर 41A2। तो A2 बराबर आ जाएगा मेरे और आपके हिसाब से 120/41, एंड A1 जो आ जाएगा ये आ जाएगा A2, एंड A1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 इंटू A2 कितना 120/41, तो 4 से 30 बार, तो ये आ गया 90/41, दोनों सॉल्व हो जाते। ठीक है, आसानी से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आसानी से। पॉज करके उतार लीजिए। अब देखिए ये सवाल है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, वेल नोन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बच्चों को याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है, इस ट्रॉली को कितने एक्सीलरेशन से दौड़ा दें कि ये आपको फ्रीली फॉल करे। फ्रीली फॉल तो वर्टिकल में करेगा, तो इसको मैं जनरल में सॉल्व कर देता हूँ बच्चों पहले, ठीक है। देखो थीटा लेके सॉल्व कर देता हूँ, आपको फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स में इतने फेमस होते हैं कि उनके रिजल्ट में रटने के लिए कभी नहीं बोलता, पर माइंड सेट कर लेना चाहिए हमेशा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है, हमेशा माइंड सेट कर लेना चाहिए, ठीक। अब देखिए ये ए से कितने ए से दौड़ा दिया जाए, तो ऑब्वियसली देखो ये तो समझ में आता ही होगा आपको कि अगर मैं एकदम से ऐसे बुक है, ये बुक है और अगर ये है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ऐसे चलेगी, लेकिन अगर एकदम से छोड़ दूँ इसको तो वर्टिकल जाएगा नहीं। तो इसी तरीके से कि इसको अगर मैं बहुत तेज़ खींच दूंगा, बहुत तेज़ खींच दूंगा तो केवल वर्टिकल में जाएगा, ये बहुत तेज़ खींच दूंगा, तो वही ए बताना है। तो एक बात बताइए, इसको वर्टिकल में मूव करना है, इसका मतलब ये जी से नीचे भागेगा, ठीक है, तो नॉर्मल कांस्टेंट से हो जाएगा। तो देखिए ये अब कांटेक्ट तो छूटना नहीं है, अब इतने ए से चलाना है कि जिससे कांटेक्ट ना छूटे। ये मत कहना सर बहुत तेज दौड़ा दो, वो तो आंसर हो ही जाएगा कि अगर बहुत लार्ज एक्सीलरेशन दे दोगे तब तो कांटेक्ट छूट के ही हवा में आ ही जाएगा, पर इस तरीके का ए बताना है कि कांटेक्ट भी बना रहे, ठीक है, कांटेक्ट भी बना रहे। तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगी नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन आ जाएगी, एंगल देखिए ये थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से देखिए ये थीटा आएगा, तो देखना जरा ये थीटा आएगा, ठीक, ये थीटा आएगा, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो कुछ है नहीं, तो देखो ये पॉइंट जी से भाग रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन बताना है, तो नॉर्मल कांस्टेंट से आ जाएगा। तो ये नॉर्मल लाइन बना लीजिए, इस पे मान लो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट बना लीजिए क्यू, तो एक पॉइंट आप यहाँ बना लीजिए क्यू और एक यहाँ पे बना लो पी। अब ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है कितने से, जी से, क्योंकि हमको दिया हुआ है ये बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी जी के एक्सीलरेशन से गिरनी चाहिए, तो ये कितने ए से दौड़ाना चाहिए, इस पॉइंट का ए क्या होना चाहिए, तो इसका ए आपने ले लिया। देखो कितना आसान है। अब नॉर्मल कांस्टेंट बताइए, ये जो एंगल है ये कितना बनेगा बताइए, हॉरिजॉन्टल से कितना है, ये नॉर्मल ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल वर्टिकल से देखिए कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है, वर्टिकल से थीटा आ रहा है, तो अलोंग द नॉर्मल दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका कंपोनेंट आएगा ए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, ओके। ये आ जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू जी कॉस थीटा, तो यहाँ से ए फाइंड आउट करना, तो ए बराबर आ जाता है जी कॉट थीटा, तो ए बराबर आ जाता है जी कॉट थीटा। पॉज करके उतार लीजिए जरा, पॉज करके उतार लीजिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन था, ठीक है, ए बराबर जी कॉट थीटा। पॉज करके उतार लीजिए और क्वेश्चन देखिए जरा, जैसे ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, रॉड वाला, दो एक लाइन, ये रॉड वर्टिकल है वॉल और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब एक रॉड इस तरीके से रखी हुई है, तो आपको पता है
जब इसको हम छोड़ देंगे तो इसका ये जो ए पॉइंट होगा वो हमेशा इसको टच करता हुआ आगे बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, और ये जो बी पॉइंट होगा यहाँ पे रॉड का, ये केवल वर्टिकल में मूव करेगा। इसका मतलब पॉइंट ए इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंट बी इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग वर्टिकल। और अगर आपने ए पॉइंट को रोक दिया तो बी पॉइंट भी ठहर जाएगा या रुक जाएगा। इसका मतलब दोनों के मोशन के पैरामीटर से कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ए, चलिए मैं सीधे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फाइंड द, अगर इसकी वेलोसिटी v है, या इसको v1 कह दो, इसको v2 कह दो, ठीक है, इसको v2 कह दो, इसको v2 कह दो। आपको बताना फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, ठीक है, v1 v2 में रिलेशन से फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पे हम रॉड कांस्टेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? रॉड कांस्टेंट। रॉड कांस्टेंट, रॉड कांस्टेंट में क्या होता है कि अलोंग द रॉड, रॉड के लेंथ के अलोंग, रॉड के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ठीक। तो अलोंग द रॉड पैरामीटर्स ऑफ मोशन, पैरामीटर में इसलिए लिख देता हूं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो अलोंग द रॉड पैरामीटर्स ऑफ मोशन मस्ट बी सेम, हर हालत में सेम होनी चाहिए। जैसे मैं यहां पे एक रॉड ले लेता हूं, जैसे ये रॉड ले ली मैंने, जैसे ये रॉड, ठीक है। अब यहां पे मान लो ये पॉइंट है, ये इधर भाग रहा है किसी v1 से, ये पॉइंट इधर भाग रहा है किसी v2 से, ये पॉइंट इधर भाग रहा है किसी v3 से, चलो ठीक है, जो भी मान लो। अब यहाँ पे ये, अब देखिए, ठीक है, v3 ले लेते हैं इसको, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब अलोंग द रोड बात करो तो अलोंग द रोड देखो ये लाइन होगी, अलोंग द रोड ये लाइन हो जाएगी। ऐसे ही जो बता रहे हैं वही समझो। अब मान लो एंगल ये θ1 बन रहा है, ये θ2 बन रहा है, और यहाँ पे θ3 बन रहा है, ठीक। तो रॉड की लेंथ के अलोंग ये लाइन बना लीजिए। तो इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कहता हूँ, इस पॉइंट को सी कहता हूँ। तीनों पॉइंट्स को बना लीजिए। एक पॉइंट ये बनाया ए, एक पॉइंट ये बनाया बी, और एक पॉइंट ये बनाया सी। तो देखिए ये यहाँ पे इधर v1 से एंगल यहाँ से θ1, ये यहाँ पर वर्टिकल में मूव कर रहा है v2, ऐसे बना दिया, ठीक है, θ2। और ये मान ले v3 से जा रहा है, v3 से, ये यहाँ पे θ3। तो अलोंग द रोड सारे कंपोनेंट सेम होंगे। तो अलोंग द रोड इसका कंपोनेंट कितना आएगा बताइए? ये आएगा v1 cos θ1 इज इक्वल टू, इसका कंपोनेंट अलोंग द रोड कितना आएगा? v2 cos θ2, और इसका अलोंग द रोड कंपोनेंट कितना आएगा? v3 cos θ3। अब ये मत कह देना कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि रोड में ये पॉइंट इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए। ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो वो बात 100% गलत है। लेकिन मैंने केवल इस बात को समझाने के लिए ये दिखाया है कि अलोंग द रोड कांस्टेंट में सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। और बहुत अच्छा समझना है, तो इसको भी किसी एंगल पे चला सकते थे, पर चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी बात को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसी बात को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए चलिए ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये रॉड है, तो रॉड आप ये बना लीजिए, छोटी बना लो बड़ी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब ये ए पॉइंट यहाँ पर है और ये बी पॉइंट यहाँ पर है। तो ये पॉइंट वर्टिकल में मूव करेगा, क्योंकि ये केवल अगर हमेशा इस सरफेस को टच करेगा तो इसकी मजबूरी होगी केवल वर्टिकल में मूव करना। तो ये इधर v2 से मूव करेगा, और अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को नहीं छोड़ेगा तो ये केवल हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा v1। ये एंगल आपको यहाँ पे कितना दिया है बताइए? थीटा दिया है, और ये आ जाएगा फिर 90 - θ। तो अलोंग द रोड,
अलोंग द रोड हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम कर दो। तो अलोंग द रोड देखो ये कंपोनेंट आएगा और इसका ये कंपोनेंट आएगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये आ जाएगा v1 cos थीटा और ये आ जाएगा v2 cos 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा v2 sin थीटा। ठीक, तो बताइए दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो v1 cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, v2 sin थीटा। तो यहाँ से आ जाता है v1 इक्वल टू v2 tan थीटा। यही आंसर आएगा इसका, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, कर लीजिए, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। और क्वेश्चन देख लीजिए इसके बाद। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब की बार ये रोड है। अब आप, मैं तो पहले कहूँगा कि आप इसको पॉज करके ट्राई करो। ये ए पॉइंट यहाँ पे कंस्टेंट टू मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल, और ये जो बी पॉइंट है रोड का है, ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा कि जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पे ये सब इस कोने को टच करते हुए आएंगे। तो इसी मोमेंट पर आपको बताना है बी वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। तो जो बी पॉइंट होगा उस समय बताइए इसकी वेलोसिटी इधर होगी, भी ये होगी, होगी कि नहीं होगी। अब आप रॉड के अलोंग देख लीजिए, रॉड बना लीजिए ये। अब इस पर ए पॉइंट ये है, ठीक है, ए पॉइंट ये है, और यहाँ पर बी पॉइंट ये है, ठीक है। तो बी पॉइंट देखिए ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये इस कोने को टच कर रहा है, तो इसकी मजबूरी होगी कि कोने को टच करता हुआ इधर ही खिसक सकता है और किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता इस मोमेंट पर। ये पॉइंट यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ये एंगल दिया हुआ आपको देखिए कितना, 37। तो देखिए ये तो अलोंग द रोड है ही, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द रोड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट तो अलोंग द रोड ही मूव कर रहा है, इसका कंपोनेंट अलोंग द रोड ले लो तो कितना आ जाएगा बताइए, 10 cos 37 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v। तो यहाँ से बताइए v की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू cos 37 होता है जमाने से 4/5, तो ये चला जाएगा 2 टाइम्स, तो v इक्वल टू आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। एकदम आसान, कहीं से भी कठिन नहीं लगा होगा, कहीं से भी कठिन नहीं लगा होगा। और एक क्वेश्चन करिए, बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रैक से अलग हट के। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर अच्छी किताब के अंदर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रिंग है, ये रिंग, ठीक है, मैंने इसकी थिकनेस कम बनाई है, चाहो तो ज़्यादा बना लो, लेकिन ठीक है काम चल जाएगा इतने से। ये रिंग है और ये वर्टिकल प्लेन में दी हुई है। तो रिंग इन वर्टिकल प्लेन। अब इसका एक ब्लॉक यहाँ फंसा हुआ है रिंग के अंदर, ठीक है, रिंग के अंदर फंसा हुआ है, जिसको कॉलर बोला था ना हमने एक दिन, कॉलर या बीड भी कहते हैं कई बार। तो ये रिंग के अलोंग ही मूव करेगा, मतलब ऐसे मूव करेगा। ये भी इसके अंदर फंसा हुआ है और दोनों ब्लॉक धागे से जुड़े हुए हैं। हाँ, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, हर जगह स्मूथ सरफेस है। तो सवाल पूछा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर रिलीज। जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो ए होगा ये केवल अलोंग द इस जैसे ही छोड़ोगे तो वेलोसिटी तो जीरो होगी पर एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो ये वाले केसेस मैंने आपको पहले ही बताए थे कि जितने केसेस में धागे में एंगल बना होता है वही वाले क्वेश्चंस अपने सिलेबस में हैं जिनमें इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेता है या जस्ट आफ्टर सिस्टम इज रिलीज्ड। तो जैसे ही सिस्टम को छोड़ा होता है तो वेलोसिटी जीरो होती है पर एक्सीलरेशन होगा। तो कुछ बच्चे अगर इसमें डाउट में हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए बड़ा सिंपल एग्जांपल है भाई। अगर इसको इस पत्थर को मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो बताइए t इक्वल टू जीरो पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g होगा, पर बताइए t इक्वल टू जीरो की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो जाता है और वेलोसिटी जीरो होती है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, जैसे ही छोड़ेंगे, अगर पहले से सिस्टम रुका हुआ है तो छोड़ने के तुरंत बाद तो यार वेलोसिटी जीरो होगी, हाँ एक्सीलरेशन होगा, इसलिए कुछ देर बाद वेलोसिटी का आना स्टार्ट हो जाएगा या वेलोसिटी का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब ये मूव करेगा तो अलोंग द टेंजेंट ही मूव करेगा, मान लो A1 से मूव करेगा, इसको चलो मैंने मान लिया A2 से मूव करेगा। A1 A2 में रिलेशनशिप आ जाएगी किससे, कांस्टेंट इक्वेशन, कौन सी वाली, धागे वाली लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन आप कहीं भी मान लो, वो तो अलग मुद्दा है, मान लो इस पर नॉर्मल रिएक्शन, चलिए वो तो हम समझा ही देंगे, ठीक है, वो तो हम समझा देंगे। अब देखिए इसमें तो mg इधर लगेगा, इसका भी mg इधर लगेगा। अच्छा, इसमें तो पक्की बात है कि नॉर्मल रिएक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसमें का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही आ जाएगा, मान लो N2 आ गया। इसके नॉर्मल रिएक्शन को अभी क्लियर कर देते हैं, जरा देखिए। अब जरा फोटो बनाइए इसका A का,
क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सेकेंडरी फोर्स है, थोड़ी देर बाद बनाया करो। वैसे भी पता है अगर धागे में टेंशन आएगा, मान लो टी का टेंशन आया, ठीक है, तो बताइए इस ब्लॉक को इस मूवमेंट पर ये ऐसे खींच रहा होगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, खुद बताइए, अगर इसको आप ऐसे खींचोगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन ही तो रोकेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर इस तरीके से लग जाएगा N1, क्लियर, इस तरीके से लग जाएगा, ठीक। तो अगर इसका मैं FBD बनाता हूं तो देखिए ये है A, तो इधर लग जाएगा mg, यहाँ पर ये लगेगा टेंशन T, एंगल आएगा यहाँ से 45 और नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा इस तरीके से ये N, क्लियर, ये लग जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं और ये मूव करेगा केवल हॉरिजॉन्टल में, मान लो A1 से, ठीक है, A1 से। तो पहली इक्वेशन अगर मैं हॉरिजॉन्टल में ही लिखूंगा क्योंकि मुझे टेंशन से मतलब है या A1 A2 से मतलब है, और केवल वर्टिकल में, क्योंकि वर्टिकल में मोशन है, तो बताइए क्या आएगा इक्वेशन, mg माइनस टी का कंपोनेंट कितना आएगा, t cos 45 इज इक्वल टू ma1, क्लियर हो गया। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में लिखनी है इक्वेशन तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर कितना आ जाएगा, t sin 45। यहाँ पे वैसे थोड़ा सा मैं गलत कर गया, ठीक है, दोबारा लिख दूँ क्या, चलो दोबारा लिख देता हूँ, वैसे सही है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन आएगी पहली mg माइनस टी का कंपोनेंट आएगा साइन वाला, t sin 45 इक्वल टू ma1। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस होंगे, तो n बराबर हो जाएगा t cos 45, क्लियर। फिर आप उसकी इक्वेशन बना लीजिए जरा, बी का बना लीजिए, बी को देखिए, बी मूव केवल हॉरिजॉन्टल में करेगा तो A2 से, नॉर्मल रिएक्शन लग गया ऊपर N2, नीचे लग जाएगा mg, और इस एंगल पे लगेगा टेंशन, जो कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल 45 बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए लिखोगे तो बताइए क्या आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे तो टेंशन का कंपोनेंट आएगा t cos 45 इक्वल टू ma2, और अगर फोर्थ इक्वेशन लिखोगे तो वर्टिकल में इसमें भी फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे, तो जो N2 बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा mg प्लस, बताइए इसका कंपोनेंट आएगा t cos 45, और A1 A2 का रिलेशन आएगा, तो A1 A2 के रिलेशन को देखो मैं ये लिख देता हूँ, यहीं पे टेंशन ट्रिक से लिख देता हूँ, ठीक है, टेंशन ट्रिक से लिख देता हूँ। देखो अब ये A1 जा रहा है तो सिग्मा टी ए बराबर 0, मैं बता चुका हूँ, और ये तब वैलिड होता है एंगल, जब धागा एंगल पर होता है तब भी वैलिड होता है अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, या सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया हो, तब वैलिड होता है। तो बताइए इसमें टेंशन आएगा टी, तो A1 इधर है तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, अच्छा नेगेटिव आएगा क्यों, टेंशन इधर और ए इधर, तो ये कंपोनेंट बताइए टेंशन का कितना आएगा, माइनस टी इंटू t/√2 आ जाएगा, क्यों cos 45 1/√2 होता है, प्लस इसमें टेंशन का कंपोनेंट इधर कर देंगे, ठीक, तो आ जाएगा t/√2 इंटू A1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो A1 इक्वल टू A2 आ रहा है, बराबर A मान लो, ठीक। तो दोनों के एक्सीलरेशन क्या आ गए, बराबर आ गए। अब आपको केवल इक्वेशन को सॉल्व करना है यहाँ से, ठीक है, जरा कर देता हूँ सॉल्व, हटा दूँ इसको, चलिए ये बस सॉल्व करना है आपको। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर यह आ जाएगा mg माइनस t/√2 इक्वल टू ma लिख दो इसको, ठीक है, और इसमें इस इक्वेशन को यूज़ कर लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यह आ जाएगा t/√2, क्यों t cos 45 √2 होता है 1/√2, बराबर यह आ जाएगा ma, क्योंकि A1 बराबर A2 है, दोनों को जोड़ दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा mg बराबर 2ma, m से m जाएगा तो a बराबर आ जाएगा g/2, तो a बराबर g/2 आ गया, a बराबर आ गया g/2, और a को जैसे g/2 लिखोगे तो वहाँ से t आ जाएगा, या t यहीं से आ जाएगा, देखिए t/√2 बराबर ma, a को कितना लिखेंगे g/2, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी
mg√2/2 तो बराबर आ जाएगा mg/√2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg/√2, ठीक है। तो नॉर्मल कंस्टेंट इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ। कंस्टेंट एज सच कंप्लीट हो गया। बाएं दाएं जो भी 2-4 क्वेश्चंस होंगे मैं बीच बीच में आपको कराता रहूँगा, फुल कवरेज दूंगा, उसकी परवाह ना करें। यार मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, इसलिए लेक्चर था तब भी अपलोड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको डबल मार दूंगा किसी भी दिन, अभी एक दिन बीच में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं।